यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप की, यानी राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो किस तरीके से है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, तो भौतिक स्वरूप की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे हम। भौतिक प्रदेशों का निर्धारण है सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर किया था भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण। बीपी मिश्रा जो व्यक्ति हैं, ये यहाँ पर सबसे। और राजस्थान के भूगोल की बात करें यहाँ पर, किसमें किया था? ये जो सबसे पहले जो उनके बारे में बताया था, वो राजस्थान का भूगोल एक बुक है, उसमें यहाँ पर बताया था राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक में बताया था, प्रोफेसर बीपी मिश्रा है, उन्होंने राजस्थान के सबसे पहले भूगोल में बताया। अब यहाँ पर 7 भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान को विभक्त किया था प्रोफेसर बीपी मिश्रा ने। वो 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला भौगोलिक प्रदेश है यहाँ पर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। जैसे राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो यहाँ पर पहला जो भौगोलिक प्रदेश है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरे नंबर पर आ जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, यानी यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क प्रदेश में आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर अरावली पर्वत, वो आएगा यहाँ पर तीसरे नंबर पर। तो ये क्षेत्र है, ये आ जाएगा अरावली पर्वत, ये इस क्षेत्र में आ जाता है। चौथे नंबर की बात करें यहाँ पर, तो चौथे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर, जैसे इधर आ जाते हैं हम नीचे की साइड, इस वाले में पूर्वी प्रदेश, यानी दक्षिण और पूर्व का क्षेत्र हो गया यहाँ पर। और छप्पन का बीहड़ प्रदेश है, ये इस वाला ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला बीहड़ प्रदेश आ जाएगा, छप्पन का बीहड़ प्रदेश। तो ये कौन से नंबर का हो गया? 5वें नंबर का हो गया। अब 2 प्रदेश और बचे हैं हमारे पास में, एक औद्योगिक प्रदेश बचा है, एक पूर्वी कृषि प्रदेश। तो पूर्वी कृषि प्रदेश है यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा हमारा पूर्वी कृषि प्रदेश। पूर्वी प्रदेश की बात कर सकते हैं, पूर्वी ज़्यादा होती है। और एक आ जाता है यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र जयपुर वाला क्षेत्र है, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र ये आ जाएगा औद्योगिक प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से टोटल 7 भागों में राजस्थान को स्टार्टिंग के अंदर। और राजस्थान को दूसरी बार जलवायु के आधार पर बांटा गया था, जैसे पहली बार तो बीबी मिश्रा के द्वारा 7 भागों में बांटा गया था, दूसरी बार इसको बांटा गया था जलवायु के आधार पर किसने बांटा था राजस्थान को? यहाँ पर एस के सेन ने इसको बांटा था जलवायु के आधार पर। कौन बांटते हैं यहाँ पर? एस के सेन। एस के सेन जलवायु के आधार पर बांटते हैं। और एस के सेन ने यहाँ पर राजस्थान को कितने बांटों में बांटा था? 3 भागों में यहाँ पर राजस्थान को बांटा था एस के सेन ने। उसके बाद में हम बात करें, तीसरी बार राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का विभाजन होता है और डॉक्टर रामलोचन सिंह यहाँ पर करते हैं 1971 में। डॉक्टर रामलोचन सिंह प्रदेशों का विभाजन करते हैं राजस्थान के, और 1971 में इन्होंने विभाजन किया था डॉक्टर रामलोचन सिंह। और यहाँ पर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु भागों में बांटा था। 2 तो भाग किए थे यहाँ पर रामलोचन सिंह ने, 4 इसके उपभाग किए थे और 12 इसके लघु भाग किए थे, लघु भाग। तो यहाँ पर हम बात करें जो
यहाँ पर प्रदेशों में बंटने के बाद में राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं प्रोफेसर R.L. सिंह के द्वारा किस तरीके से बांटे गए हैं यहाँ पर? R.L. सिंह यानी रामलोचन सिंह के द्वारा किस तरीके से बांटा गया है? तो रामलोचन सिंह के द्वारा यहाँ पर प्रदेश जो बांटे गए हैं, पहला प्रदेश यहाँ पर राजस्थान पर हम बात करें, पहला प्रदेश है यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश। जैसे सबसे पहले जो बांटा गया था वो मरुस्थलीय प्रदेश, तो मरुस्थलीय प्रदेश में ये वाला क्षेत्र हमारा आ जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर राजस्थान बागड़ प्रदेश। ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर अरावली प्रदेश है, तीसरे नंबर पर आ जाता है। अरावली प्रदेश है, तीसरे नंबर पर आ जाता है। चौथे नंबर की बात करें, चार भागों में बांटा गया प्रदेश आ जाता है। ये वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या आ जाएगा? चंबल वैसन प्रदेश। यहाँ पर जो R.L. मीणा या R.L. सिंह है, R.L. सिंह, इसके द्वारा इसको मुख्यतः चार उपभागों में राजस्थान को बांटा गया है। अब राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है, वो इंदिरा गांधी नहर कहाँ बहती है? ये वाली जो जगह है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोफेसर S.K. तिवारी और डॉक्टर H.M. सक्सेना ने राजस्थान को जो प्रादेशिक भूगोल है उसको राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर मानकर भारत राजस्थान को चार भागों में विभाजित किया था। उनमें यहाँ पर कौन कौन से हैं चार भाग जो बांटे गए हैं? प्रोफेसर H.K. तिवारी ने बांटा है यहाँ पर, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है S.S. सक्सेना। तो ये चार भागों में राजस्थान को बांटते हैं। तो चार भागों में यहाँ पर धरातल भी आ जाता है, नदी भी आ जाती है। तो कौन सा है पहला भाग? यहाँ पर वृहद भौगोलिक प्रदेश है, उनमें से पहला है हमारा शुष्क मरुस्थलीय या फिर शुष्क अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क यानी ये जो प्रदेश है शुष्क अर्ध शुष्क, इसको हम क्या कर सकते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश कह सकते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है सेंटर में अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। तो ये वाला क्षेत्र है जैसे कि अरावली क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, ये अरावली क्षेत्र में आ जाएगा राजस्थान का जो भी है। तीसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर मैदानी प्रदेश, तो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, ये जैसे कि हम बात करते हैं ये वाला क्षेत्र, ये आ जाता है मैदानी प्रदेश में, मैदानी प्रदेश। और चौथे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर किसी चार भागों में इसको बांटा गया है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी, या फिर बोल सकते हैं इसको हाड़ौती का पठार। तो इस तरीके से चार भागों में बांटा गया है। अब मरुस्थल के उद्भव की बात करें, मरुस्थल का उद्भव किस तरीके से होता है, क्या हुआ था ऐसा मरुस्थल के उद्भव में, वो हम बात करते हैं। मरुस्थल का उद्भव क्या और किस तरीके से मरुस्थल का विस्तार होता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। तो मरुस्थल का उद्भव है वो भूगर्भिक प्रमाण दर्शाते हैं कि यहाँ पर परमो कार्बोनिफेरस फेरस काल में यहाँ पर ये हमें क्या बताते हैं? मरुस्थल का उद्भव यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान पर विस्तृत समुद्र था, यानी कि पहले के जो काल हम देखते हैं, कौन सा काल?
पर्मो कार्बोनिफेरस काल। आया था, समुद्र था। और यूरेसिक यानी कि जो यूरेसिक है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, पर्मो कार्बोनिफेरस, इस काल में समुद्र था। और यहाँ पर जो ज्यूरेसिक है, ज्यूरेसिक, क्रेटेशियस और इयोसीन, यहाँ पर भूगर्भीय युगों में यह क्षेत्र है समुद्र के नीचे था। यहाँ धीरे धीरे समुद्र खिसकने लगता है और उसके बाद में यहाँ पर प्लीस्टोसीन काल में यहाँ पर मनुष्य का प्रादुर्भाव होता है, जो क्रमशः विस्तृत होता जाता है। यानी मरुस्थल बनने का कारण क्या है, यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप यहाँ पर मनुष्य बनने का कारण है। जैसे कि मानव के कौन कौन से क्रियाकलाप हैं, ये यहाँ पर मरुस्थल बनने का कारण है। दूसरा है यहाँ पर वनोन्मूलन बनने का कारण है। तीसरा है यहाँ पर जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या दबाव है यहाँ पर। चौथा है यहाँ पर निर्मलीकरण, कौन सा है, निर्मलीकरण, मृदा, जो कि जनसंख्या बनने का कारण है। और यहाँ पर जल का अनुचित प्रबंध, ये भी मृदा किसका कारण है, जल का अनुचित प्रबंध, जल का अनुचित प्रबंध, ये भी यहाँ बनने का कारण है। तो यहाँ पर मरुस्थल बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सभी जो है, अतिचारण है, वनोन्मूलन है, जनसंख्या दबाव है। तो यहाँ पर डॉक्टर ईसवी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल को यहाँ पर क्या कहा है, रूक्ष क्षेत्र कहा है। राजस्थान के मरुस्थल को किसने कहा है, डॉक्टर ईसवी प्रसाद व्यक्ति आते हैं यहाँ पर। क्षेत्र, जो भी राजस्थान का मरुस्थल है उसको कहते हैं रूक्ष क्षेत्र। और चीनी यात्री की बात करें, चीनी यात्री आते हैं यहाँ पर हैंसांग, हैंसांग ने मरु प्रदेश को क्या कहा है, गुर्जराता प्रदेश कहा है। तो जो यहाँ पर आते हैं हैंसांग, गुर्जराता। और उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसको ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्व भाग माना जाता है। यानी उत्तर पश्चिम में जो भी हमारे पास में मरुस्थल है, जैसे राजस्थान के मैप की बात करें यहाँ पर, तो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है राजस्थान में, जैसे यहाँ पर उत्तर पश्चिम का एरिया, यानी ये भाग माना जाता है। ये यहाँ पर ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग माना जाता है। ग्रेट पेलियो आर्कटिक, जो अफ्रीका मरुस्थल का भाग है, इसको यहाँ पर माना जाता है। और लीबिया व मिस्र में थार मरुस्थल को यहाँ पर क्या कहते हैं, सिटिर कहते हैं। यानी थार जो मरुस्थल होता है लीबिया में या मिस्र में, जो थार मरुस्थल है लीबिया व मिस्र में, वहां पर उस मरुस्थल को क्या कहते हैं, हम सिटिर कहते हैं, सिटिर। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे अफ्रीका में सहारा थार को यहाँ पर एगे के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में जो भी सहारा मरुस्थल है, उस सहारा मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल को हम जानते हैं इर्ग के नाम से। यानी उसको इर्ग कहा जाता है सहारा मरुस्थल को। और तुर्किस्तान में थार मरुस्थल है, उसको हम कॉर्डन कहते हैं। इसमें तुर्किस्तान, तुर्किस्तान में इसको क्या कहा जाता है, कॉर्डर में कहा जाता है, कॉर्डर में,
कोडर्म कहते हैं, कोडर्म नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं चोलिस्तान। और यहाँ पर थार मरुस्थल को राजस्थान में किसके नाम से जानते हैं? थली के नाम से जानते हैं। राजस्थान थार मरुस्थल है वो थली के नाम से जाना जाता है। और थार मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मरुस्थल भी है, सबसे युवा मरुस्थल माना जाता है। और थार मरुस्थल में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है, सबसे ज्यादा है थार मरुस्थल में यहाँ पर रहती है। और थार मरुस्थल की बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला जो मरुस्थल है, यानी सबसे ज्यादा जैव विविधता भी इसी थार मरुस्थल में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जोधपुर को क्या कहते हैं? हम मरुस्थल का प्रवेश कहते हैं। राजस्थान में जोधपुर से क्या करता है? मरुस्थल प्रवेश करता है। और जोधपुर को यहाँ पर मरुस्थल का प्रवेश भी कहते हैं और इसको मरुस्थल का केंद्र भी हम कहते हैं। ये प्रवेश भी है और केंद्र भी है। और जोधपुर को यहाँ पर मरुस्थल का सिंह द्वार, प्रवेश, केंद्र और सिंह द्वार, क्योंकि प्रवेश पर सिंह ही बैठ सकता है तो सिंह द्वार भी हम इसको कह सकते हैं। जो मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है यहाँ पर, वो कहाँ से कहाँ तक है? 25 उत्तरी से 30 उत्तरी। और यहाँ पर अगर पूरब में बात करें तो फैला हुआ है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में क्या पड़ता है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में पड़ता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जिसे हम यहाँ पर मैप में देखें तो ये हमारी अरावली पर्वतमाला होगी, इसके पश्चिम में पड़ेगा इधर की साइड पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर पश्चिम में 300 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्र पर फैला वालू का विशाल क्षेत्र है। यहाँ पर 300 mm यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। और ये विशाल वालू यहाँ पर फैली हुई है। तो थार मरुस्थल है यहाँ पर दो भागों में फैला हुआ है, यानी दो जगहों पर फैला हुआ है। एक तो पाकिस्तान में फैला हुआ है और एक ये भारत में फैला हुआ है थार मरुस्थल। तो दोनों जगह पर ये फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर जैसे भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो थार का मरुस्थल है ये क्या है? भारत के 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं भारत के 4 राज्य? पंजाब में ये फैला हुआ है, पाकिस्तान में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 जगहों पर थार का मरुस्थल है फैला हुआ है। और भारत में थार मरुस्थल का लगभग हम देखें 62% हिस्सा भारत में थार मरुस्थल का पाया जाता है। कितना प्रतिशत हिस्सा पाया जाता है? 62% हिस्सा पाया जाता है। इसमें से 62% में से 58% कहाँ पर है? ये थार मरुस्थल राजस्थान में ही है, 58%। और इसरो की रिपोर्ट हम देखें 2007 की, तो उसमें पश्चिमी मरुस्थल ये प्रदेश है 67% भाग पर फैला हुआ है। यानी राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार है। भारत में थार मरुस्थल के विस्तार का अगर हम बात करें, प्रतिशत तक फैला हुआ है थार मरुस्थल, यानी सिर्फ राजस्थान में ये कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखें कि राजस्थान में अगर हमने थार मरुस्थल का प्रसार देखा है, तो राजस्थान में 12 जिलों में ये फैला हुआ है। कौन कौन से जिले हैं राजस्थान में जहाँ पर 12 जिलों में फैला हुआ है? तो उन जिलों की बात कर लेते हैं।
जैसे श्री गंगानगर है, यहाँ पर ये फैला हुआ है श्री गंगानगर। और इधर हम देखें, इधर आ जाते हैं तो बीकानेर में फैला हुआ है। इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पर सीकर में फैला हुआ है। सीकर। इधर हम बात करें झुंझुनू में भी है, जो मरुस्थल यहाँ पर फैला हुआ है। इधर चूरू में भी है थोड़ा बहुत, यानी चूरू के अंदर भी है। इधर हनुमानगढ़ में भी है ये। उधर हम बात करें, इधर है यहाँ पर बात करें जैसलमेर में, तो जैसलमेर में है। बाड़मेर में है, जालौर में है। बाड़मेर, जालौर और पाली। तो लगभग हम देखें यहाँ पर 12 जिलों में ये फैला हुआ है। टोटल 12 जिले, यानी कि आधे से राजस्थान के आसपास ये कवर कर रहा है। टोटल 12 जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं यहाँ पर? बीकानेर संभाग के अंदर आ जाते हैं यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर। तो ये बीकानेर संभाग के अंदर आ जाते हैं, चूरू और सीकर। तो ये वाला एरिया है श्री बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर। बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर भी आ जाता है। सीकर नहीं है यहाँ पर, सीकर को छोड़ देते हैं। चूरू आ जाता है और गंगानगर, ये बीकानेर संभाग में आ जाते हैं। सीकर अलग संभाग में आएगा। तो सीकर की बात करें यहाँ पर, सीकर और झुंझुनू है जयपुर संभाग के अंदर आते हैं, तो ये जयपुर संभाग के अंदर आएंगे। तीसरा हम बात करें, जैसे बीकानेर संभाग के अंदर हो गया, जयपुर संभाग के अंदर हो गया, और जोधपुर संभाग में आ गया हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली। बाड़मेर, जालौर है, पाली, और एक संभाग बचा है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग का यहाँ पर नागौर आ जाएगा। तो 4 संभाग है टोटल, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और अजमेर। इन 4 संभागों में ये मरुस्थल है, फैला हुआ है। अब हम बात करें कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के जो पूर्वी भाग है, वो मारवाड़ तक, यानी पश्चिमी भाग को थार के नाम से जानते हैं हम। यानी पूर्वी भाग को इसको मारवाड़ तथा पश्चिमी भाग को थार कहते हैं। तो इसका जो पूर्वी भाग है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा? मारवाड़ कहलाएगा। और इसका पश्चिमी भाग है, ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर मरुस्थल का थार कहलाता है। अब जैसे इसकी बात करें हम, कैसे मारवाड़ कहलाता है, कैसे थार कहलाता है, तो पश्चिमी भाग हम ऐसे देख सकते हैं इसका। जैसे ये वाला पार्ट है, ये पश्चिमी भाग हो जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा थार। और जैसे पूर्वी पार्ट की बात करें, तो पूर्वी पार्ट हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मारवाड़। अब दूसरा हम देखें यहाँ पर, उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, या फिर उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब की ओर है। यानी कि हम इसके ढाल की बात करें, तो ढाल किस तरीके से है? जैसे सबसे पश्चिम तक, जैसे ये हम बात करें पूरब, तो ढाल यहाँ पर देखें पूरब है, यानी इधर की साइड पूरब से पश्चिम तक, तथा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम वाला उत्तर से दक्षिण, दक्षिण वाला पार्ट आ जाएगा हमारा जालौर की साइड, यहाँ पर ये दक्षिण है, और ऊपर आ जाएगा उत्तर। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 भागों में ये बट गया है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूरब से ये ढाल कहाँ पर आ जा रहा है? ये दक्षिण पश्चिम तक ये ढाल जा रहा है, इस तरीके से ढाल, यानी इसका जो आकार
आकार है वो इस तरीके से पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण तक ये आकार जा रहा है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे और मरुस्थल के बारे में बात करते हैं इसकी। क्या दिया हुआ है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो लंबाई है, यानी अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और अगर इस तरीके से बात करें यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की लंबाई, तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई यानी इस तरीके से जो इसकी लंबाई है वो है 300 किलोमीटर, यानी कि लंबाई में ये ज़्यादा है, 640 है, और चौड़ाई में ये कम है। और उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से अगर औसत ऊंचाई देखें हम, तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई यानी इस पूरे क्षेत्र की औसत ऊंचाई यहाँ पर 200 से 300 मीटर है, यानी ये मरुस्थल है कितना है, 200 से 300 मीटर ऊंचा है। अब बात करें यहाँ पर कि उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है, यह प्रदेश राज्य के 61.11% भाग पर, यानी कि 61% के आसपास ही फैला हुआ है, ये हम कह सकते हैं 61.11% भाग पर ये फैला हुआ है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, किसका अवशेष माना जाता है, ये तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। यानी हम इसको क्या बोलते हैं, तैथिस सागर का अवशेष बोलते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के पहला तो यहाँ पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको तैथिस सागर का अवशेष बोला जाता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको तीसरा प्राचीनतम भौतिक प्रदेश बोलते हैं। और इसी प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, सेनेजोइक काल का है, यानी कि ये कौन सी काल का है, सेनेजोइक काल का है। काल का ये प्रदेश माना जाता है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का हिस्सा माना जाता है, उत्तरी ये माना जाता है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की ढाल की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व मानी जाती है, और 61.11% ये क्षेत्रफल कवर कर रहा है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 40% यहाँ परसेंट रहती है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले आते हैं जो हमने देखे थे। पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, जलवायु इसकी शुष्क और अर्धशुष्क मानी जाती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर की यहाँ है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की अगर प्रमुख मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली और बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगर यहाँ पर फसलों की बात करें तो फसल यहाँ पर ग्वार होती है और मोठ यहाँ पर फसल होती है। अगर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी की बात करें तो नदी कौन कौन सी बहती है यहाँ पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में बहती है। और यहाँ पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से गुजरने वाली जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कौन कौन से हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरते हैं, एक तो 15वां राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ता है, और एक 62 NH 15 और NH 62 दोनों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से गुजरते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में अगर अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य कौन 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 सा आ जाता है, मरु उद्यान, और एक यहाँ पर अभ्यारण्य आ जाता है ताल छापर जो कि चूरू के अंदर है, मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जाता है। अगर यहाँ पर हम धात्विक खनिजों की बात करें कि खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो धात्विक खनिजों में यहाँ पर अभाव है
पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में धात्विक खनिजों का, परंतु यहाँ पर प्राकृतिक तेल और गैस की यहाँ पर प्राधान्यता है, यानी कि प्राकृतिक गैस या तेल यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर प्राकृतिक गैस है मिल जाती है। बाड़मेर वाले इलाके में ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। तो इस मरुस्थल को दो भागों में जो बांटा गया है वो रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर की यहाँ पर रेखा है, यानी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा वाली यहाँ पर रेखा है। तो दो भागों में कौन कौन सा बांटा गया है? एक तो पश्चिम विशाल मरुस्थल माना जाता है, एक राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र हो जाता है। यानी दो भागों में जब हम बांटेंगे इसको, तो दो भागों में किस तरीके से बांटेंगे? एक भाग तो हो जाएगा पश्चिम का विशाल मरुस्थल, यानी पूरा पश्चिम में रह जाएगा, पश्चिम का विशाल मरुस्थल, और दूसरा भाग यहाँ पर रह जाएगा अर्ध राजस्थान का बागर। दूसरे भाग को कहते हैं हम राजस्थान का बागर। बागर क्षेत्र है राजस्थान का, इसमें अर्धशुष्क मैदान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अर्धशुष्क मैदान। जबकि जो पश्चिम के विशाल मरुस्थल में आ जाएगा रेतीला शुष्क मैदान, रेतीला और शुष्क मैदान। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा गया है। अब हम बात करें जो रेखा किस तरीके से बांटती है इस राजस्थान को, 25 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो राजस्थान को किस तरीके से बांटती है। तो यहाँ पर ये रेखा है, तो जैसलमेर वाला पार्ट अलग कर देती है इस तरीके से। तो ये 25 सेंटीमीटर की जो रेखा है वर्षा वाली, ये इस तरीके से दो भागों में बांट देती है। इस इधर वाला जो एरिया है यहाँ पर ये शुष्क क्षेत्र में आ जाएगा, और इधर वाला एरिया है यहाँ पर ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये राजस्थान के मैप के थ्रू हम देख सकते हैं। अब हम आगे देखें कि बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश क्या है। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त। तो बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश में हम देखें, इस क्षेत्र में बालू रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं जो तेज हवाओं के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। इसका जो विस्तार है तो बालू का स्तूप मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है यहाँ पर वो है जैसलमेर वाला क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर, यानी जैसलमेर का क्षेत्र आ जाता है। दक्षिण पश्चिम में रामगढ़ आ जाता है यहाँ पर। जैसलमेर क्या जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम रामगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, ये वायु की दिशा में अनुरूप विस्तृत हैं, यानी कि वायु की दिशा में यहाँ पर क्या टीले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह प्रदेश का 58.05% फैला हुआ है, यानी कि 58.05% में यही फैले हुए हैं। बालू का स्थित रामगढ़ रहता है। रामगढ़ कहाँ है? ये जैसलमेर। दूसरा आ जाता है यहाँ पर, कौन सा आता है? बरखान। बर अब बरखान क्या होते हैं इसकी बात करें हम, तो बरखान जो होते हैं ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं बरखान, या फिर बर्दछान बोल सकते हैं, या फिर इसको बरखाई नोइड्स भी बोल सकते हैं। ये अर्धचंद्राकार किस तरीके से होते हैं? ये इस तरीके से आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पर जो बालू का स्तूप बनते हैं इस तरीके से वो कहलाते हैं हमें बरखान, यानी ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। और यह बालू का स्तूप कहाँ पर पाया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और शेखावटी क्षेत्र कौन सा है? शेखावटी क्षेत्र है मरुस्थल का पूर्वी भाग वाला क्षेत्र, यहाँ यानी नागौर के आसपास वाला क्षेत्र। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, ये बरखान कहाँ पर मिलते हैं? भालेरी, चूरू, पोखरण, मोहनगढ़ जैसलमेर में, सीकर में मिलेंगे यहाँ पर। चूरू, मोहनगढ़, जैसलमेर,
सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, करणी माता, बाड़मेर वाले एरिया में भी मिल जाएंगे हमें। ओसिया व जोधपुर में ये मिलते हैं, ओसिया, और यहाँ पर ये जोधपुर में भी मिल जाएंगे क्या बरखा। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करें यहाँ पर, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये हवा के समकोण दिशा में बनते हैं। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप? बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावत, बीकानेर, हनुमानगढ़ के कहाँ पर पाए जाते हैं? रावतसर में ये पाए जाते हैं। गंगानगर के सूरत, झुंझुनू में ये पाए जाते हैं, और बीकानेर संभाग में मुख्यतः ये पाया जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख्यतः बीकानेर संभाग में पाए जाते हैं, बीकानेर संभाग। नेक्स्ट हम बात करें अनुदैर्ध्य, जो कि हवा के समांतर दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप है, वो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप किस तरीके से बनते हैं वो हम देखें। तो जैसे ये है, इसमें यहाँ अनुदैर्ध्य बोल सकते हैं इसको। ये क्या बोलते हैं? हवा के समांतर दिशा में बनते हैं, यानी समकोण बनने। तो ये बालू का स्तूप है, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं इसकी अगर हम बात करें, तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप हो गया हमारा। अब देखते हैं हम ईर्ष्वर्ग, यानी संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, उसको बोलते हैं ईग या वर्ग, ईग या एर्ग, ईग या एर्ग। क्या होता है? ये संपूर्ण रेतीला मरुस्थल होता है, इस तरीके से मरुस्थल होगा, संपूर्ण रेतीला होगा, लेकिन यानी इस तरीके से ये उड़ेगा, रेतीला मरुस्थल, रेतीला, यानी ईग या एर्ग बोल सकते हैं। फिर एक तो होता है हम्माद, जो कि संपूर्ण पथरीला क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं हम्माद होता है। पथरीला क्षेत्र मतलब कि ये क्षेत्र होगा इस तरीके से, और उसमें क्या होंगे? कंकड़ पत्थर ज्यादा होंगे, पथरीला पत्थर ही पत्थर होंगे, वो होगा हमारा हम्माद। एक होता है रेग, रेतीला प्लस पथरीला, ये मिश्रित मरुस्थल में आ जाता है रेग, यानी रेग में क्या हो जाता है? रेतीला मरुस्थल भी आ जाता है, इसमें पथरीला मरुस्थल भी आ जाता है, तो वो कहलाएगा हमारा रेग। फिर होते हैं धौरे, रेत के जो बड़े बड़े बालू का स्तूप होते हैं उनको हम कहते हैं धौरे। इस तरह धौरे कहलाएंगे। एक होता है धारियन, जो कि स्थानांतरित बालू का स्तूप है, एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वो कहलाते हैं धारियन बालू का स्तूप, धारियन। ये क्या करते हैं? धारियन बालू का स्तूप है, ये स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी उड़ उड़ के एक जगह से। एक होता है सीफ, धारियन क्या होंगे? स्थानांतरित। एक होता है सीफ, जीव की आकृति की बालू का स्तूप होते हैं। सीप शब्द की उत्पत्ति है स्वर्ण शब्द से हुई है, और इनकी जीव की आकृति लाएंगे, सीप जीव की आकृति की होती है, इनकी जीव की जैसे आकृति होती है। फिर एक होता है मरुस्थल का प्रकार, वो है मरोहो। क्या है? मरोहो। बालू का स्तूप की कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा से जलयुक्त हो जाती है, कच्ची मिट्टी हम बोल सकते हैं उसको, हम बोलते हैं मरोहो। यानी कि बालू का स्तूपों के कतार होती है इस तरीके से, तो इसके जो मध्य होता है, बीच की जो भूमि है, इसकी निचली मिट्टी है,
से जलयुक्त हो जाती है, ये मिट्टी क्या हो जाएगी, कच्ची मिट्टी हो जाएगी। यहाँ पर कच्ची मिट्टी यानी कि वर्षा के जल से जलयुक्त हो जाएगी ये वाली मिट्टी, तो ये कहलाएगा हमारा मरोह। नेक्स्ट हम देखें पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप। पवनानुवर्ती यहाँ रेखीय बालिका स्तूप की बात करें या पवनानुवर्ती बालिका स्तूप की बात करें, ये लंबवत बालिका स्तूप होते हैं। और शोर महोदय ने यहाँ पर क्या किया है, रेखीय बालिका स्तूपों में 3 प्रकार बताए हैं। रेखीय बालिका स्तूप में 3 प्रकार कौन कौन से? एक ही होता है जिसमें वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति युक्त रेखीय। एक होता है पवन विमुख रेखीय, पवन विमुख रेखीय। तो यहाँ पर 3 तरह के बालू का स्तूप होते हैं, जो पवनानुवर्ती या फिर रेखीय बालू का स्तूप इनको बोल सकते हैं। फिर है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होते हैं? महिलाओं की हेयर पिन की आकृति के बालू का स्तूप है। यहाँ पर थार मरुस्थल में अधिकांश बालू का स्तूप है, इसी प्रकार के हैं पैराबोलिक। और महिलाओं के बालों में जो हेयर पिन होती है, हेयर पिन के आकार के हैं। और राजस्थान में ज़्यादातर जो बालू का स्तूप है वो थार मरुस्थल में ज़्यादातर बालू का स्तूप इसी प्रकार के हैं। तो पैराबोलिक इस टाइप के बनेंगे, इस तरीके से बनते हैं पैराबोलिक। फिर है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप कहाँ पर आते हैं? तारा तारा बालू का स्तूप की बात करें यहाँ पर, इसका निर्माण है संश्लिष्ट या फिर अनियमित वायु पवनों की वजह से होता है। तो तारा इस तरीके से, तो ये तारा बन गया है यहाँ पर। इसकी वजह से होता है अनियत वायु पवनों की वजह से होता है। अनियत वायु पवनें जो बहती हैं उनकी वजह से तारा बालू का स्तूप बनते हैं। जैसे तारा बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि जैसलमेर के मोहनगढ़ में हमें मिलते हैं तारा बालू का स्तूप। मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। और सूरत में हमें यानी सूरतगढ़ में हमें मिलते हैं ये। फिर होते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप क्या होते हैं? अवरोधी मतलब कि एक किसी अवरोध की वजह से, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के अवरोध की वजह से यहाँ पर जो बालू का स्तूप बनेंगे, यहाँ पर जो बालू का स्तूप बनेंगे अवरोध की वजह से, किसी अवरोध के कारण जो जमाव होता है बालू का स्तूपों का, वो अवरोधी बालू का स्तूप आ जाते हैं। जैसे अवरोधी बालू का स्तूप का उदाहरण क्या है? पुष्कर है अवरोधी बालू का स्तूप का उदाहरण है। पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर है यहाँ पर। और बूढ़ा पुष्कर भी अवरोधी बालू का स्तूप का उदाहरण है। नाग पहाड़ है, बिजुन पहाड़ है, ये अवरोधी बालू का स्तूप के उदाहरण है। सीकर की पहाड़, ये पश्चिमी राजस्थान में हमें। नेटवर्क बालू का स्तूप होता है। नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ है? हरियाणा और हनुमानगढ़ में नेटवर्क बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हरियाणा से हनुमानगढ़ तक के जो बालू का स्तूप हैं वो कहलाते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। बालू का स्तूप ये कहाँ से कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हम कह सकते हैं हरियाणा से हनुमान का स्तूप पाए जाते हैं, क्रम से इस तरह बालू का स्तूप कहलाते हैं। और ये मरुस्थल उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, यानी मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग में ये नेटवर्क बालू का स्तूप पाए जाते हैं। एक है वजादा। वजादा क्या है? वजादा की बात करें हम, वजादा, वजादा क्या है? जो पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र है जहाँ जल समाप्त हो जाता है, कोई भी मरुस्थल है वहां पर क्या है? पर्वत है। और उस पर्वत में अगर जल समाप्त
हो गया है। और पर्वत में क्या है, एक गिरिपद या पेंटीमेंट होता है। गिरिपद पेंटीमेंट किसे कहते हैं? पेडिमेंट क्या होता है? तो पर्वत के नीचे वाला स्थान जहाँ मरुस्थल की रेत इकट्ठी हो जाती है उसे हम कहते हैं गिरिपद या पेडिमेंट। जैसे ये पर्वत है और ये यहाँ पर मरुस्थल है। तो ये कहलाएगी हमारी पेडिमेंट या गिरी। फिर है इंसेल वर्ग। इंसेल वर्ग क्या होता है? इंसेल वर्ग, इंसेल वर्ग। तो इंसेल वर्ग है रेगिस्तान में ढालनुमा पाई जाने वाली जो खड़ी चट्टान की, वो जर्मन भाषा में इंसेल वर्ग या स्थानीय भाषा में हम पर्वत कहते हैं। तो मरुस्थल में जो खड़ी चट्टान पाई जाती है, इस तरीके की चट्टान होती है खड़ी चट्टान मरुस्थल में, उसको हम बोलते हैं इंसेल वर्ग। तो जर्मनी में हम स्टेन जर्मन इंसेल वर्ग, और स्थानीय भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। एक लिटिल रण होता है, कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात के क्षेत्र का मैदान है वो कच्छ का रण या लिटिल रण बोलते हैं इसको, लिटिल रण। तो लिटिल रण क्या होता है? कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात के क्षेत्र का मैदान। राजस्थान के अंदर हम देखें कच्छ, तो एक होता है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल। तो लघु मरुस्थल की बात करें तो थार का पूर्वी भाग है, कच्छ से बीकानेर तक लघु मरुस्थल है। यानी थार के पूर्वी भाग की बात करें, कच्छ से बीकानेर तक का भाग, बीकानेर तक का भाग थार का यानी पूर्वी भाग, वो होता है लघु मरुस्थल। एक होता है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल कौन सा है? श्री गंगानगर से बाड़मेर तक की सीमावर्ती का मरुस्थल है वो महान मरुस्थल कहलाता है। कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक? श्री गंगानगर से बाड़मेर तक जो है लघु मरुस्थल है। श्री गंगानगर से बाड़मेर तक जो सीमावर्ती पर लगा हुआ है वो है महान मरुस्थल। अब बात करते हैं हम रेगिस्तानी मार्च क्या होता है। रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे खिसकना रेगिस्तान मार्च कहलाता है। और सर्वाधिक यहाँ पर जैसलमेर के अंदर नाचना गांव, नाचना गांव है जैसलमेर के अंदर, जो बढ़ रहा है यानी मरुस्थल इस साइड बढ़ रहा है। नाचना क्या है? जैसलमेर का ऊंट सुंदरता की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध है। ये नाचना जैसलमेर यानी ये ऊंट है, ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। बाद में हम देखें कि मार्च से जुलाई तक बालू का स्तूपों में अपरदन व स्थानांतरण इस अवधि में सर्वाधिक होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? जो बाली का स्तूपों में, बालू का जो स्तूप होते हैं उनमें अपरदन अगर होता है, अपरदन या फिर स्थानांतरण। जोधपुर की बात करो, यहाँ पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं। जितने भी हम बालू का स्तूप, यहाँ पर जल के टाके लगाए जाते हैं वो कहलाता है आगोर। आगोर घर के जो टाके लगाए जाते हैं जल के रोकने के लिए, या घरों में उपयोग हेतु जल के टाके लगाए जाते हैं, उनको कहते हैं आगोर। जल के टाके, जल के टाके घरों में। फिर एक और शब्द आता है यहाँ पर नेहड़। नेहड़ क्या होता है? नेहड़ को सामान्य भाषा में जल का समुद्र कहते हैं। यानी कि 100 वर्षा पहले बाड़मेर व जालौर में समुद्र का जल लहराता था। यानी कि जल का समुद्र हम इसको बोल सकते हैं, नेहड़, जल का समुद्र। एक आता है समगांव। समगांव कहाँ पर है? जैसलमेर में है समगांव। पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है ये समगांव। यहाँ
पर कोई भी वनस्पति नहीं है और भारत का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है और यह राज्य सबसे कम वर्षा यानी कि 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा होती है। और दूसरा गांव आता है चांदनगांव। चांदनगांव चांदनगांव कहाँ पर है? चांदनगांव जैसलमेर जिले के सम उप तहसील के चांदनगांव में मीठे जल का नलकूप है यहाँ पर, जिसे चंदन नलकूप या थार का घड़ा भी कहते हैं। चांदनगांव को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर एक मीठे जल का नलकूप है, मीठे जल का। उस नलकूप को हम क्या कहते हैं? चंदन नलकूप या थार का घड़ा। चंदन नलकूप का घड़ा बोलते हैं, थार का घड़ा। नेक्स्ट हम बात करें, जो महावट होती है या शीतकालीन वर्षा होती है उसको हम महावट कहते हैं। पश्चिम विक्षोभ या भूमध्य सागरीय मानसून से होने वाली वर्षा है महावट। महावट शीत ऋतु में होती है यानी शीतकालीन हम बोल सकते हैं इसको। और किसकी वजह से होती है ये? इसको गोल्डन रेज भी बोलते हैं यानी गोल्डन ड्रॉप भी बोलते हैं। भूमध्य सागरीय मानसून से होती है या पश्चिमी विक्षोभ से होती है, बोल सकते हैं भूमध्य सागरीय मानसून। भूमध्य सागर। और इस टाइम पर जब ये वर्षा होती है महावट, तो इस टाइम पर हम जो गेहूं या रबी के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है ये महावट। इसके लिए लाभदायक होती है गेहूं के लिए। फिर बात करते हैं भूमूल्या। भूमूल्या क्या होता है? भूमूल्या तो भूमूल्या की बात करें, भूमूल्या क्या होता है? मरुस्थल क्षेत्र में तेज हवा से मिट्टी से बने चक्रवात कहलाते हैं भूमूल्या। यानी मिट्टी की वजह से जो चक्रवात बनते हैं, मिट्टी के चक्रवात, वो कहलाते हैं भूमूल्या। एक होता है पीवड़ा। पीवड़ा क्या होता है? पीवड़ा की बात करें, मरुस्थल के क्षेत्र में पाया जाने वाला जो जहरीला सर्प है वो है पीवड़ा। जहरीला सर्प, उसको हम पीवड़ा बोलते हैं, पावड़ा ना समझ ले यहाँ पर। एक है मरु उद्यान, जिसको नखलिस्तान भी कहते हैं, मरु उद्यान। मरु उद्यान क्या है? नखलिस्तान जिसको बोला जाता है। मरुस्थल क्षेत्र में जहाँ जल वैसिन पाए जाते हैं जिसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे हम नखलिस्तान कहते हैं। जैसे चंदन नलकूप या फिर कोलाय झील है, ये मरु उद्यान के उदाहरण हैं। एक तो चंदन नलकूप है आती है और एक है कोलाय। ये दो जगह हैं, ये मरु उद्यान के नाम से यानी यहाँ पर जल वैसिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल वैसिन। और जल वैसिन की वजह से हम यहाँ पर क्या उगा सकते हैं? स्वर्ण नगरी की बात करें, जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी। जैसे तीन है यहाँ पर, एक तो है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी हम बोलते हैं जैसलमेर को। एक है सुवर्ण नगरी। सुवर्ण है यहाँ पर, तो सुवर्ण नगरी बोलते हैं, वो बोलते हैं हम जालौर को। और एक है सूर्य नगरी, जो कि जोधपुर को बोलते हैं। जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? बालू का स्तूप से रिलेटेड है। दूसरा हम देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त, यानी कि बालू का के बिना जो क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, या बालू का रहित क्षेत्र है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।